Hi, hello and welcome everyone. My name is विशाल and I welcome you all to Whiskers Academy. आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे NCERT क्लास 9 सिविक्स से चैप्टर 1 व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड वाई डेमोक्रेसी। पिछली वीडियो में हमने बात की थी व्हाट इज़ डेमोक्रेसी। हमने समझा था कि डेमोक्रेसी की ओरिजिन क्या होती है, क्या डेमोक्रेसी 17th-18th सेंचुरी की आइडियोलॉजी है या काफ़ी पुरानी आइडियोलॉजी है। इन सारी चीज़ों को हमने समअप किया था प्रीवियस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट आर द फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी एंड वाई डेमोक्रेसी। चैप्टर में दो चीज़ें दी हुई हैं, व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड वाई डेमोक्रेसी। व्हाट इज़ डेमोक्रेसी के बारे में हमने पहले वीडियो में बात की। इस वीडियो में हम बात करेंगे वाई डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी ही क्यों? जब हम बात करते हैं कि डेमोक्रेसी की तो हमारे मन में आता है कि भाई क्यों सिर्फ डेमोक्रेसी, वाई नॉट समथिंग अदर दैट हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड or been originated? Why only we talk about democracy? So let's begin with our first topic, which is features of democracy. देखिए, फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो उससे पहले हमारे मन में कुछ क्वेश्चंस आते हैं। अब ये क्वेश्चंस क्या हैं? When we have studied that democracy is a form of government in which people elect their rulers, but we have already discussed that this definition in itself raises many questions. Now the main question is, what are the questions? So first let's think that जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो क्या आता है मन में। मैं आपसे भी कहूँगा 2 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करिए और डेमोक्रेसी के बारे में सोचिए और क्वेश्चंस रेज करने की कोशिश करिए। आपके मन में क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं डेमोक्रेसी एक वर्ड से रिलेटेड, इसे सोचिएगा और फिर जब मैं क्वेश्चंस को बोलूँगा तो आप रिलेट करना चाहिएगा कि क्या इससे आसपास या इसी तरह के क्वेश्चंस आपके मन में आ रहे थे या नहीं। दिस इज़ द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड एनी चैप्टर। सो लेट्स स्टार्ट। अब जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो पहले हमने एक छोटी सी डेफिनेशन अपने बुक में भी पढ़ी कि डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। तो पहला क्वेश्चन तो यह आता है कि भाई हु आर द लीडर्स, और लीडर की डेफिनेशन होगी क्या, कौन होगा लीडर, किसे लीडर बनाया जाएगा। और दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि विच ऑफिशियल मस्ट बी इलेक्टेड फॉर एनी गवर्नमेंट टू बी कॉल्ड डेमोक्रेसी, यानी कि हम किसे इलेक्ट करें एज अ लीडर किसी भी गवर्नमेंट में जो डेमोक्रेटिक है और इलेक्शन के बाद वो डेमोक्रेसी कहलाए। तो इसकी भी कोई डेफिनेशन होनी चाहिए। तो ये क्या है? उसके बाद मन में आता है कि व्हाट काइंड ऑफ इलेक्शन कंस्टिट्यूट्स अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन, यानी कि अगर एक डेमोक्रेसी कंट्री है, डेमोक्रेटिक कंट्री जहाँ डेमोक्रेसी एक्सरसाइज की जा रही है और वहाँ हमें इलेक्ट करना है अपने रिप्रेजेंटेटिव को जो गवर्नमेंट फॉर्म करेगा, तो इलेक्शन कैसा होना चाहिए ये कौन डिसाइड करेगा कि ये वो इलेक्शन डेमोक्रेटिक है या नहीं है। उसके बाद आता है कि व्हाट कंडीशंस मस्ट बी फुलफिल्ड फॉर एन इलेक्शन टू बी कंसिडर्ड डेमोक्रेटिक। अभी थर्ड क्वेश्चन ये था कि इलेक्शन जो होगा वो डेमोक्रेटिक है या नहीं, ये कैसे हम निर्धारित करेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या कंडीशंस ऐसी होंगी जिन्हें फुलफिल करना होगा ये इंश्योर करने के लिए कि ये जो इलेक्शन हो रहे हैं ये फुल्ली डेमोक्रेटिक है। फिर क्वेश्चन आता है कि हु आर द पीपल हु कैन इलेक्ट द लीडर्स और गेट इलेक्टेड लीडर्स, यानी कि कौन होंगे लोग जो इस इलेक्शन में पार्ट लेंगे या फिर लीडर बनने के लिए इलेक्ट होने की काबिलियत रखेंगे। ये कौन होगा, इसका निर्धारण कौन करेगा। और एक फाइनली जो लास्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट काइंड और फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज डेमोक्रेटिक, कैन इलेक्टेड लीडर्स डू वॉट एवर दे वॉन्ट इन डेमोक्रेसी, और मस्ट अ गवर्नमेंट और अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फंक्शन विद सम लिमिट्स। इन्हीं सारी बातों पे हम बात करेंगे और फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी को समझेंगे। अगर पहली बात करते हैं कि व्हाट आर द लीडर्स, हु आर द लीडर्स इन दिस डेफिनेशन, तो इसके बारे में समझते हैं हम कि ये क्या होती है। तो व्हेन वी टॉक अबाउट लीडर्स इन द डेफिनेशन, देन वी आर टॉकिंग अबाउट डेमोक्रेसी। इट मीन्स लीडर्स इलेक्टेड बाय पीपल
पीपल इलेक्ट द लीडर बाय कास्टिंग देयर वोट, अ राइट गिवन टू एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री। भाई डेमोक्रेसी आई तो हमने पहले बात की थी कि सेट ऑफ रूल्स होंगे, उन सेट ऑफ रूल्स में ही एक राइट, एक अधिकार दिया जाएगा उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों को कि वो अपने वोट दे करके लीडर किसी भी लोग को चूज करें। When people elect the leaders, that person is called as a leader because he or she has been chosen by the people। यानी कि जब लोग किसी एक इंसान को चुन करके अपना मत यानी कि वोट देते हैं तो ये सहमति व्यक्त कर रहे हैं उस वोट से कि वी सपोर्ट हिम और मेक हिम आवर लीडर एंड ही विल रिप्रेजेंट अस इन द गवर्नमेंट। यानी कि वोट देना एक तरीके की सहमति देना ही तो है कि हाँ हमें इन पे ट्रस्ट है एंड ही विल लीडर्स दी वे। अब इसी से रिलेटेड जा रहे जितने क्वेश्चन थे आंसर्स कुछ ऐसे ही होंगे। मैं इस वीडियो में सारे क्वेश्चंस के आंसर देने के बजाय मैंने आपको क्वेश्चंस दिए। अब आपका ये काम है कि इन क्वेश्चंस को आप नोट डाउन करें और क्वेश्चंस से रिलेटेड आंसर्स आप खुद फ्रेम करें। दैट विल मेक अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस चैप्टर इन योर माइंड। अब आप कहेंगे सर क्वेश्चंस मिलेंगे कैसे? आपने तो बहुत जल्दी जल्दी बोल दिया। इस चैप्टर से रिलेटेड सारे नोट्स, हैंड रिटन नोट्स, सारे क्वेश्चंस आपको विस्कस एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पे क्लिक करके सीधे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। अब टेलीग्राम ज्वाइन करने से आपके पास दो बेनिफिट होंगे। पहली चीज़ तो ये कि जो भी चैप्टर मैं पढ़ाऊँगा उसके आपको हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, और दूसरी चीज़ ये जो भी क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं वो सारे क्वेश्चंस आपको वहाँ मिलेंगे, आप उसे नोट डाउन करिए और अपने आंसर्स फ्रेम करिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये होगा कि सर मैंने आंसर फ्रेम कर लिए बट पता कैसे चलेगा कि सही है या गलत? आप आंसर्स फ्रेम करके उसी टेलीग्राम चैनल पे उसकी फ़ोटो लेकर के आप मुझे भेज दीजिएगा और मुझे टैग कर दीजिएगा। आप हर इंडिविजुअल के आंसर्स मैं चेक करूँगा और आपको रिप्लाई करूँगा। तो ये थी बातें यहाँ तक की। अब आगे हम पढ़ेंगे कि फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी क्या है। देखिए फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी में जो पहला है कि इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। यानी कि जो फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर है वो उन रिप्रेजेंटेटिव्स के हाथ में होनी चाहिए जिनको हमने चूज़ किया है अपना वोट या अपनी सहमति दे करके। तभी तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहलाएगी, क्योंकि वो इंसान वो जो है रूल बना रहा है या अपनी सहमति उस रूल बनाने में गवर्नमेंट को दे रहा है जिसे हमने सहमति दे करके अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाया। तो ये पहली फीचर हो गई। अगर हम दूसरे फीचर की बात करते हैं तो दूसरा फीचर क्या है? दूसरा फीचर की अगर हम बात करें तो अ डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन वेयर दोज करेंटली इन पावर हैव अ फ्री चांस ऑफ लूजिंग। यानी कि एक फ्री इलेक्शन होना चाहिए, फेयर इलेक्शन होना चाहिए। यहाँ कई कैंडिडेट्स खड़े हैं, कोई जीत सकता है कोई हार सकता है। अब जिसे भी पब्लिक वोट देती है अपनी सहमति देती है वो जीतेगा। अब इलेक्शन डेमोक्रेटिक है कि नहीं इसको इंश्योर करने के लिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना उसमें आर्टिकल 324 जोड़ा गया, और 324 में इलेक्शन कमीशन की बात की गई है कि एक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होगा जिसे हम चुनाव आयोग कहते हैं। उसमें कुछ अधिकारी होंगे जो रूल्स बनाएंगे कि इलेक्शन के समय क्या होगा, इलेक्शन कैसे होगा, और यह इंश्योर करेंगे कि इलेक्शन फेयर और फ्री हो रहा है। तीसरी फीचर की बात करें अगर तो इन अ डेमोक्रेसी ईच एडल्ट, अब एडल्ट की बात क्या है कि एनी पर्सन हु हैज़ कंप्लीटेड 18 ईयर्स ऑफ एज, सिटीजन मस्ट हैव वन वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव वन वैल्यू। यानी कि हर इंसान को एक वोट मिलना चाहिए देने के लिए, मतलब आप एक ही वोट दे सकते हैं एक इंसान को, चूँकि आप पर्सन एक हैं तो आपकी सहमति भी एक ही बार होगी। ऐसा तो नहीं है कि आप पर्सन एक हैं और सहमति 4 होगी, एक ही बार सहमति व्यक्त कर सकते हैं आप। और एक बार सहमति व्यक्त करते हैं अगर तो सहमति गिनी भी एक ही बार जानी चाहिए। तो यही कह रहा है कि वोट का अधिकार तो दिया जाए बट हर इंसान का वोट एक ही हो और उसे काउंट भी एक ही किया जाए या उसकी वैल्यू एक हो। और लास्ट पॉइंट ये है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन लिमिट्स सेट बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजन राइट्स।
यानी कि कोई गवर्नमेंट ऐसा नहीं है कि अपने मन से जो चाहे वो कर ले। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में गवर्नमेंट के लिए लिमिट्स रखी गई हैं कि आप इतने लिमिट में ये कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में ये अमेंडमेंट कर सकते हैं, रूल आप ये बना सकते हैं, वो लॉ बनाया गया है। जब आप क्लास 10 में फेडरलिज्म में पढ़ते हैं, जो कि चैप्टर 2 है सिविक्स का, वहाँ आप पढ़ते हैं पावर शेयरिंग के बारे में कि कैसे पावर का डिवीज़न हुआ है जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव में। लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव अगर कोई भी अपने पावर को एक्स्ट्रा एक्सरसाइज करती है तो जुडिशरी वहाँ पे एक स्टे लगाती है, वहाँ पे एक रोक लगाती है कि भाई दीज आर नॉट योर लिमिट्स, यू आर गोइंग ऑफ योर लिमिट्स। तो एक बड़ा ही सुंदर तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को बनाया गया है और बड़े ही ऑर्गेनाइज तरीके से डेमोक्रेसी को इंश्योर किया गया है कि इंडिया में एक फुली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल करती रहे। अब ये सारी बातें थी फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में। अब अगर हम बात करें कि समरी ऑफ डेफिनेशन क्या होगी, कि अगर हम 2-4 डेफिनेशन को समराइज करना चाहें डेमोक्रेसी के तो क्या होगा, तो पहला होगा कि लीडर्स इलेक्टेड बाय पीपल टेक ऑल द मेजर डिसीजंस। एक ये भी फॉर्म हो सकता है कि डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर इलेक्टेड लीडर्स इलेक्टेड बाय द पीपल टेक ऑल द मेजर डिसीजंस। नेक्स्ट कैन बी कि डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट in which elections offers a choice and fair opportunity to the people to change their current rulers। अब आपने किसी को अपनी सहमति दी, 5 साल उसने कुछ नहीं किया, तो डेमोक्रेसी ये भी इंश्योर करती है कि भाई अगला इलेक्शन भी होगा, और अगर वो बंदा आपके पास वोट करने आता है, वोट मांगने आता है, तो यू विल डिनाई इट कि यू हैव डन नथिंग टू फॉर आवर सेल्व्स और फॉर आवर कंसर्न्स, नाउ यू कैन गेट आउट एंड द न्यू रिप्रेजेंटेटिव who is willing to do something, we will cast him in our vote. Now the third definition can be that democracy is a form of government in which the choice and opportunity is available to all the people on an equal basis। यानी कि अब ऐसा नहीं है कि किसी को ज़्यादा अधिकार है, किसी को कम। जो हमने पहले वीडियो में क्लास का एक एग्जाम्पल लिया था एक बच्चे से, वो सिस्टम यहाँ नहीं है। हर इंसान इक्वल है तो अपॉर्चुनिटीज़ भी इक्वल होंगी। और तीसरा होगा द एक्सरसाइज ऑफ दिस चॉइस लीड्स टू अ गवर्नमेंट लिमिटेड बाय द बेसिक रूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सिटीजन्स राइट। यानी कि गवर्नमेंट वही करेगी जो कॉन्स्टिट्यूशन में उसे अधिकार दिया गया है। अब हमारे बुक में कुछ जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि मेजर डिसीजंस बाय इलेक्टेड लीडर्स की बात की जा रही है, पाकिस्तान की बात की गई। इसे हम आखिरी में पढ़ेंगे कि पाकिस्तान में क्या बात हो रही थी, और फिर फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशंस की बात हो रही है चाइना में और सारे देशों में। बताया गया है कि भाई कहाँ पे ये चीज़ें नहीं हो रही है। 1 पर्सन 1 वोट एंड 1 वैल्यू की बात हमने अभी की। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, यहाँ पे देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वाई डेमोक्रेसी। अभी तक हमने पढ़ा व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी क्या है, डेमोक्रेसी के रूल्स क्या हैं, क्या क्या चीज़ें उसमें होंगी, फीचर्स क्या हैं, मेरिट्स क्या हैं, ये सारी बातें हमने की। जो हमारे सब चैप्टर का सेकंड टॉपिक था वाई डेमोक्रेसी। भाई डेमोक्रेसी ही क्यों कुछ और नहीं, तो इसके बारे में हम समझेंगे कि वी हैव अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी एंड द वर्किंग ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। बट नाउ क्वेश्चन विच यू शुड हैव आस्क्ड मी इन दैट, सर वाई डेमोक्रेसी, वाई नॉट समथिंग एल्स? So now we will focus on this, why democracy only. See, democracy because it provides rights to citizens. When we are talking about democracy, we are indirectly including in it the equal rights to all the citizens living in the territory where democracy is being implemented. And also that democracy ensures stability in implementing law। यानी कि डेमोक्रेसी है तो एक उत्तरदायित्व की भावना रहती है कि जो लॉ बना रहा है उसे ये पता है कि आई हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, और अगर लॉ कुछ ऐसे कि मनमाने तरीके से बन गए तो अगले 5 साल के बाद हमें वोट देने जाना है, वी विल बी थ्रोन आउट ऑफ द गवर्नमेंट। तो एक तो ये स्टेबिलिटी भी आती है। दूसरा ये है कि डेमोक्रेसी इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है, क्योंकि लॉ बना है तो लॉ में इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात हो रही है, क्योंकि डेमोक्रेसी तो स्टेब्लिश ही तब होगी ना जब इक्वालिटी की बात आएगी। और डेवलप सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो हमने समझा कि अगर इम्प्लीमेंटिंग लॉ में स्टेबिलिटी है तो वो है ही किस वजह से, क्योंकि सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे लीडर्स में।
नेक्स्ट हम समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट नोज दैट इफ़ वी डोंट वर्क फॉर द पीपल अबाइडिंग बाय द लॉ वी कैन बी रिप्लेस्ड। वही हमने बात की कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से गवर्नमेंट काम नहीं करती है और अपने मनमाने तरीके से कोई भी लॉ मन करता है बना देती है, तो भाई 5 साल बाद फिर वोट मांगने आओगे ना, फिर क्या होगा? तो ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है गवर्नमेंट के पास। और पीपल ऑल्सो फील्स इंटेलिजेंस इन गवर्नमेंट एंड लॉज मेड बाई इट। कहीं ना कहीं हमें ये एहसास रहता है, हमें ये एक सुकून रहता है कि जो लॉ बन रहे हैं वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा बनाए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी भी उसमें सहभागिता, इंटेलिजेंस है उस लॉ के बनाने में। और लास्ट जो है कि इट प्रोवाइड्स सेफ्टी, सिक्योरिटी, freedom and equality to all the citizens of the country, because democracy is implemented, and to ensure that democracy is being implemented there is a constitution which guides it, and when a constitution is made it gives several rights to the peoples of its country which includes safety, security, freedom and equality। जो हम आर्टिकल 14 to 32 में अपने कॉन्स्टिट्यूशन में देखते हैं, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, वो यही तो बात करते हैं। अब ये बातें थी हमारे पास कि वाई डेमोक्रेसी के बारे में, कि भाई डेमोक्रेसी ही क्यों नहीं कुछ और। तो डेमोक्रेसी क्या क्या करती है इस बारे में बात करेंगे। अब देखिए हमारे बुक में लिखा आर्गूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी और आर्गूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी। इसे हम अपनी भाषा में समझते हैं कि व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी एंड व्हाट आर द डीमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी। अब मेरिट्स क्या है? मेरिट्स में आप बात करेंगे कि पीपल ऑफ द कंट्री है सुप्रीम पावर। क्यों? क्योंकि वो डायरेक्ट इनडायरेक्टली लीडर्स को अपॉइंट कर रहे हैं या अपनी सहमति दे रहे हैं, तो वो लीडर्स अपॉइंट हो रहे हैं, तो पीपल का डायरेक्ट एक जो है इंटेलिजेंस है। एडल्ट फ्रेंचाइज की बात करता है डेमोक्रेसी। अब एडल्ट फ्रेंचाइज क्या है कि 18 साल से ऊपर जितने भी लोग हैं उनको वोट देने का एक इक्वल अपॉर्चुनिटी और इक्वल राइट है। 1 वोट 1 वैल्यू की बात करता है। राइट टू फ्रीडम एंड इक्वलिटी जो आर्टिकल 14 to 32 हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देता है, वो भी डेमोक्रेसी का ही एक भाग है। मेरिट्स की बात कर रहे हैं अगर, डेमोक्रेसी का एक मेरिट ये भी है कि मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनती है, क्योंकि गवर्नमेंट को पता है कि 5 साल बाद हमें फिर चुनाव कराना है। अगर हमें फिर रूलिंग पार्टी में होना है, हमें काम करना पड़ेगा। डिसीजन मेकिंग की जो क्वालिटी है ना, वो भी इम्प्रूव हो जाती है। क्यों? क्योंकि एक कहीं ना कहीं जिम्मेदारी है गवर्नमेंट के ऊपर, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और कई सारे मेथड्स भी डेमोक्रेसी इंश्योर करती है जो कॉन्फ्लिक्ट्स या डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं सोसाइटी में। चूँकि इक्वल राइट्स हैं तो उस बेसिस पे कॉन्फ्लिक्ट्स और डिफरेंसेस को भी शॉर्ट आउट किया जा सकता है। लेकिन अगर यही कॉन्फ्लिक्ट्स गवर्नमेंट में हो रहा है तो उसके लिए जुडिशरी बनाई गई है। तीसरी क्या है, और क्या चीज़ें हैं कि डिग्निटी जो होती है सिटीजन्स की वो इनहेंस होती है। हमें पता है कि वी हैव राइट, तो हम एक अधिकार पूर्व जीवन व्यतीत करते हैं। हमें कोई, जैसे चाइना में क्या है कि किसी के पास राइट नहीं है तो वहाँ गवर्नमेंट किसी के साथ कुछ भी कर सकती है, बट इन केस ऑफ इंडिया दैट कैन नॉट हैपन बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव्स अस सेवरल राइट्स दैट इज लिस्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हम उस बेसिस पे अपने राइट्स को बड़ी ही आज़ादी पूर्वक एक्सरसाइज करते हैं। और अगर आखिरी बात बोला जाए डेमोक्रेसी की, कि डेमोक्रेसी इज बेटर देन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज इट अलाउज अस टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक्स। यानी कि अगर गलती से किसी लीडर के बात में आकर के हमने एक बार तो सहमति दे दी और 5 साल उसने कोई काम नहीं किया, तो 5 साल बाद हमें ये मौका मिलता है कि वी कैन करेक्ट आवर मिस्टेक्स बाय रिमूविंग हिम एंड चूजिंग समवन अदर। ये कुछ इम्पॉर्टेंट मेरिट्स थे। अब अगर डीमेरिट्स की बात करें तो डीमेरिट्स क्या होंगे कि लीडर्स कीप चेंजिंग, दिस लीड्स टू इनस्टेबिलिटी। क्या होता है, हर 5 साल में गवर्नमेंट बदल रही है अगर, तो आप सोचो कि कोई गवर्नमेंट ऐसी है जो 4 साल काम करने के बाद कोई नियम लाती है, सोसाइटी में उसकी नीड आई। अब वो गवर्नमेंट वो नियम ला रही है, बट क्या ये ज़रूरी है कि उस 1 साल बाद जब इलेक्शन होंगे तो वही गवर्नमेंट चूज़ हो? अगर नहीं चूज़ होगी तो क्या यह इंश्योर किया जा सकता है कि जो नेक्स्ट गवर्नमेंट आ रही है वो उस रूल को कैरी फॉरवर्ड करे? नहीं किया जा सकता है। तो ये एक इनस्टेबिलिटी भी आती है डिमेरिट में। दूसरी बात करें तो डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन एंड पावर, देयर इज नो स्कोप ऑफ मोरालिटी।
देखो आज के समय में क्या हो गया है ना, टुडे एवरी पॉलिटिकल पार्टी इज फोकसिंग ओनली ऑन गेनिंग पावर. नो वन हैज फोकस्ड दैट व्हाट शुड वी डू फॉर द सोसाइटी. तो द मोरालिटी इज नाउ इन पॉलिटिकल टर्म्स आई एम टॉकिंग अबाउट, कि द मोरालिटी इन द पॉलिटिकल पार्टीज आर extinguishing, and slightly we are seeing that they are less moral and more influenced towards the power. So this also is counted in demerits. अब सेकंड अगर फिर बात करें कि so many people have to be consulted in a democracy that leads it to delays in the rule of making law. अब रूल बन गया, उसके बाद इतने लोगों के थ्रू वो जाता है कि एक इसमें भी स्ट्रक्चरल फ्लॉ आ जाता है, कई सारे डिलेज हो जाते हैं. तो ये भी एक डिमेरिट काउंट की जा सकती है. ये बातें हमने पढ़ी कि व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड वाई डेमोक्रेसी. तो ये चैप्टर हमने इस बारे में पढ़ा. अब यहाँ पे हमने जो पढ़ा था कि व्हाट इज़ द केस अबाउट द पाकिस्तान, एक बार उसे भी हम गो थ्रू हो जाते हैं, उसके बाद समझेंगे कि क्या बातें पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में कही गई हैं. आइए समझते हैं पाकिस्तान के बारे में. हमारी बुक में यहाँ पे दिया हुआ है कि केस ऑफ मेजर डिसीजन बाय इलेक्टेड लीडर्स. तो देखिए, इन पाकिस्तान जनरल परवेज मुशर्रफ लेड अ मिलिट्री कूप इन अक्टूबर 1999. अब पहला क्वेश्चन तो आपके पास यही आएगा कि सर पहले तो आप ये बता दीजिए कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मिलिट्री कू. तो आप ये समझ लीजिए, ये जो वर्ड है यहाँ पे मिलिट्री कू, इसका क्या मतलब है. यहाँ पे लिखा हुआ है ना ये मिलिट्री कू, इसका क्या मतलब है. देखिए, कू का मतलब होता है, जब बात हम करते हैं मिलिट्री कू की, तो अब एक मिलिट्री कू है क्या. तो जहाँ भी ना आर्मी जो है वो गवर्नमेंट को रिप्लेस कर दे विथ पावर, तो उसको बोलते हैं मिलिट्री कू. जैसे पाकिस्तान में हुआ, करेंटली आप म्यांमार में देख सकते हैं मिलिट्री कू हुआ है. आंग सान सू की जो इलेक्टेड लीडर्स थी उनको हटा करके मिलिट्री कू हो गया, वहाँ की गवर्नमेंट जो है अब वो मिलिट्री चला रही है. अब देखिए, पहले आगे हम पढ़ लेते हैं. ही ओवरथ्रू अ डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट and declared himself the chief executive of the country. Later he changed his designation to the president and in 2002 held a referendum in the country that granted him a 5-year extension. Pakistani media, human rights organization and democracy activists said that the referendum was based on rulers, on malpractice and fraud. In August 2022, he pursued a legal framework order that amended the Constitution of Pakistan. According to this order, the President can dismiss the national and provincial assemblies. The work of the civilian cabinet is supervised by a National Security Council, which is dominated by military forces. After passing this law, elections were held to the national and provincial assemblies. So Pakistan has had elections, elected representatives have some powers, but the final power rested with military officers and General Pervez himself. अब देखिए होता क्या है. देखिए, ये तो थी कहानी, बट कहानी ये हुई क्यों. आप ये सोचते होंगे कि सर ये पाकिस्तान में ही क्यों होता है, इंडिया में क्यों नहीं होता है. रीज़न ये है ना कि जब पाकिस्तान ने क्या है कि जो तीनों जो है स्ट्रक्चर्स हैं आर्मी के, नेवी, आर्मी और एयरफोर्स, उसका जो सुप्रीम कमांडर है वो एक ही होता है, जनरल. अब एक बात समझो, जब एक ही आदमी तीनों आर्मी को रिलेट कर रहा है या तीनों आर्मी को ऑर्डर्स दे रहा है, तो ही विल पास एन ऑर्डर कि ऑल द 3 आर्मीज कम टुगेदर एंड वी आर गोइंग टू रिप्लेस द गवर्नमेंट. क्या उसके ऊपर कोई है जो उस आर्मी को मैनेज कर रहा है? नहीं, सारी आर्मी एंटाइटल्ड है उस सिंगल आर्मी के डिसीजन पे. तो ये एक स्ट्रक्चरल फ्लॉ है पाकिस्तान में, जो आर्मी को एक जो है अपर हैंड देता है गवर्नमेंट के ऊपर. अब आपके पास ये क्वेश्चन होगा कि सर इंडिया में कभी ऐसा नहीं सुना, इंडिया में क्यों नहीं होता है? क्योंकि इंडिया में एक स्ट्रक्चर है. नेवी के लिए एक अलग ऑफिसर है, एयरफोर्स का अलग टॉप ऑफिसर है,
आर्मी का अलग टॉप ऑफिसर है। अब तीनों टॉप के ऊपर एक और ऑफिसर है जो इन तीनों की बात करता है। इसके ऊपर NSA है जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है। इनके ऊपर आप देखेंगे तो सेक्रेटरी होगा डिफेंस का। डिफेंस सेक्रेटरी के ऊपर डिफेंस मिनिस्टर होंगे। डिफेंस मिनिस्टर के ऊपर होम सेक्रेटरी या होम मिनिस्टर है, और होम मिनिस्टर के ऊपर प्राइम मिनिस्टर है, और प्राइम मिनिस्टर के ऊपर प्रेसिडेंट है। तो कोई एक बंदा ऐसा है ही नहीं जो ये कह दे कि भाई आप तीनों मिलिट्री पर्सनल्स आइए और हम गवर्नमेंट को रिप्लेस करेंगे, क्योंकि हर एक कैटेगरी में क्लियरेंस चाहिए अपर हैंड की। तो ये एक स्ट्रक्चर जो बनाया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंडियन डिफेंस को लेकर के, यह इंश्योर करता है कि कभी मिलिट्री कूप जैसी चीज़ हो ही ना। बट ये चीज़ पाकिस्तान में नहीं है, तो वहाँ मिलिट्री कूप देखने को मिलता है। म्यांमार में नहीं है, हमने देखा। तो ये बातें हमने जो की वाइट डेमोक्रेसी के बारे में, मेरिट्स डीमेरिट्स पाकिस्तान के बारे में, म्यांमार के बारे में, ये सारी बातें हमारे इस चैप्टर में थी। पहले वीडियो में हमने बात की व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, नेक्स्ट मैंने बात की वाइट डेमोक्रेसी। मैंने एक अटेम्प्ट किया, एक प्रयास किया है कि आपको इस चैप्टर को बुकिश लैंग्वेज या बुक की द्वारा न पढ़ा करके एक समरी देते हुए आसान लेमैन लैंग्वेज में आपको इस चैप्टर को समझा सकूं, जिससे आपके अंदर एक ओवरऑल सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो कि हम अगर चैप्टर व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड वाइट डेमोक्रेसी पढ़ रहे हैं तो मीनिंग क्या है, उसकी कोर आइडियोलॉजी क्या है इस चैप्टर को पढ़ने की। तो अब ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चंस आपके हैं तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे मैसेज कर सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम और इंस्टाग्राम दोनों की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहेगी। आपको अगर इस चैप्टर के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम चैनल की लिंक है आप उसको क्लिक करें और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। वहाँ पे आपको हर चैप्टर की नोट्स मिल जाएंगी, जो भी चैप्टर पढ़ाया जाएगा। तो ये सारी बातें थी व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड वाइट डेमोक्रेसी चैप्टर के बारे में। होप करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और आज की बात यहीं तक थी। मिलते हैं ऐसी किसी सी मज़ेदार सी और बढ़िया सी वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड हैव अ वेरी नाइस डे।